बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 का जो पहला पोर्शन है रियल नंबर्स उसको स्टार्ट करना है और उसके अंदर नातक आदाद और गैर नातक आदाद जिनको रैशनल और इर्रेशनल नंबर बोला जाता है उनके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं समझूंगा कि आपको नंबर लाइन के बारे में बताऊं कि नंबर लाइन क्या होती है और नंबर लाइन जो हम आज तक पढ़ चुके हैं उसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था। ये जी एक लाइन है, फर्जी लाइन होती है, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। इसके सेंटर के अंदर सेंटर में एक सिफर होती है और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में जानते हैं और क्लास छठी, सातवीं, आठवीं और इवन के 9वीं के अंदर भी अब हम नंबर लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। ये नंबर लाइन, अब इसके अंदर ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ चंद एक नंबर्स की और वो नंबर्स अगर स्टार्ट हों एक से एंड ऑनवर्ड यूँ चलते जाएं तो ये आप नेचुरल नंबर्स का सेट बोलते थे इसको। और अगर इसके साथ आप यूँ ज़ीरो भी शामिल कर दें, अब ये जो सेट बन गया ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन गया जिसको मुकम्मल आदाद का सेट बोलते थे। 7वीं क्लास के अंदर आपने मुकम्मल आदाद को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना सीखा। फिर उसके बाद अगर ये सारे नंबर्स शामिल कर देते हैं हम, जिसके के माइनस के नंबर बोलते हैं और जमा के बोलते हैं और ज़ीरो बोलते हैं, तो ये एक सेट बन जाता था जिसको सेट ऑफ इंटीजर्स या सही आदाद का सेट बोलते थे। ठीक है, लेकिन हमने आज तक कभी ये डिस्कस नहीं किया कि इन दो नंबर्स के दरमियान में ये जो नंबर्स हैं ये सही हैं, यानी इनमें कोई इशारिये वाली बात नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, कोई बटे वाली बात नहीं है, किसी किस्म की कोई कसर मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल सही नंबर्स हैं। लेकिन हमने आज तक कभी डिस्कस नहीं किया कि 4 और 5 के दरमियान में कितने नंबर्स हैं, इधर कितने नंबर्स हैं, नंबर लाइन के ऊपर हमने नहीं पढ़ा। 3 और 4 के दरमियान में कितने नंबर्स हैं, बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। अगर भाई बेशुमार नंबर हैं दो सही आदाद के दरमियान में, तो फिर उनकी नेचर कैसी होगी, वो नंबर्स कैसे होंगे। ठीक है, तो उन नंबर्स को जो किसी दो सही आदाद के दरमियान में आती हैं, ठीक है, उनको रियल नंबर्स कहा जाता है कलेक्टिवली। और फिर रियल नंबर्स की आगे मज़ीद कैटेगरी बन जाती है। ठीक है, उस कैटेगरी में कुछ रैशनल होते हैं और कुछ इर्रेशनल होते हैं। यानी अगर उर्दू की बात करें तो कोई नातक होंगे और कोई गैर नातक होंगे, और उनकी तादाद कितनी होगी, कोई से भी दो सही आदाद के दरमियान में उनकी तादाद बेशुमार होगी, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं, लामहदूद। समझ आ रही है। तो हमारा जो टॉपिक है मेन, वो मेन नंबर लाइन के दो सही आदाद के दरमियान वाले जो नंबर्स हैं उनके बारे में होगा। अब मैं यहाँ पे नंबर लाइन पढ़ने के बाद राइट साइड पे अब मैं लिख सकता हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है। ठीक है, इसी नंबर लाइन को देखते हुए सेट ऑफ इंटीजर्स लिखता हूँ जिसको कि हम जेड से ज़ाहिर करते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से अरकान होते हैं, ज़ीरो भी होता है, +1 भी और -1 भी, +2 भी और -2 भी, फिर +3 भी और -3 भी। ये सारे नंबर्स शामिल होते हैं, इस सेट को सेट ऑफ इंटीजर्स कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा बेसिक टॉपिक आज का, कि नातक आदाद क्या होते हैं। ठीक है, नातक को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से अज़बर कर लेना है, जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि नातक आदाद क्या होती हैं। और उसी के सामने इधर मैं लिख देता हूँ रैशनल नंबर्स, और इसी के सामने मैं लिख दूँगा दूसरे इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि इनको क्यू से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, और ये हमेशा इसकी डेफिनेशन तरकीम सेट साज
या जिसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन पढ़ा हुआ है उसके ज़रिए ज़ाहिर की जाती है। कैसे कि इसके अंदर जितने भी अरकान होंगे या जो भी रुकन होगा, ठीक है, आगे हम लिखते हैं सच दैट वो रुकन लिखा जा सकता है कसर के अंदर। कसर कहते हैं बटे को, ठीक है, आम कसर या कसरे आम, इंग्लिश में इसको कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं बटे को। अब इसके ऊपर फिर दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो बटा है उसके अंदर सिफर नहीं होनी चाहिए, यानी क्यू की रकम कभी भी सिफर नहीं होगी। और इसके साथ जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि बटे के ऊपर शुमार कुनिंदा और बटे के नीचे जो मखरज है ये दोनों रकमें सही होंगी। ये देखें सही सेट का इस्तेमाल हो गया ना, जो सही अदाद अभी हमने पढ़े। सही अदाद मैंने नंबर लाइन से आपको दिखा दिए कि जो बिल्कुल सही होते हैं, जिनमें किसी किस्म की कोई कसर मौजूद नहीं होती, उन अदाद को सही अदाद बोलते हैं। ये रैशनल नंबर की तारीफ़ होगी। और इसमें जो दो कंडीशंस हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वाली जो दो शर्तें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या मतलब इनका? इसका मतलब ये कि बटे के ऊपर भी सही अदद हो, बटे के नीचे भी सही अदद हो, और बटे के नीचे कभी भी सिफर नहीं आना चाहिए। क्यों? कि हम किसी भी नंबर को सिफर से तकसीम नहीं कर सकते। वो अनडिफाइंड नंबर होता है, उसको हम किसी भी तरह से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, उसकी वजाहत नहीं कर सकते। ठीक है, अब इन्हीं स्टेप्स के ऊपर मैं इर्रेशनल नंबर्स की बात करता हूँ। इर्रेशनल, और मैं उसकी तारीफ़ यहाँ लिखना पसंद करूँगा कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं उसका नाम लिख दूँ इर्रेशनल नंबर्स, तो वो ऐसे लिखा जाएगा, इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स को ज़ाहिर किया जाता है क्यू प्राइम के साथ। ये बिल्कुल उल्ट है, क्यू का उल्ट है, यानी नातक आदाद का उल्ट है। कैसे? ऐसा एलिमेंट विच कैन नॉट बी रिटन, बस विच कैन नॉट बी रिटन एज पी ओवर क्यू, जिसको कसर की शक्ल में ना लिख सकें, ऐसे अदद को इर्रेशनल नंबर या गैर नातक अदद बोलते हैं। कंडीशंस वही हैं इसके लिए भी कि बटे के नीचे सिफर नहीं होनी चाहिए, और जो पी और क्यू हैं ये दोनों, पी और क्यू दोनों सही अदद हों। मैं इसकी मिसालें अभी आपको करवाता हूँ। आप देखेंगे कि नातक अदद और गैर नातक अदाद के बारे में काफ़ी ज़्यादा हमने एग्जांपल्स करनी है, और फिर 2.1 एक्सरसाइज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, रैशनल और इर्रेशनल से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं रैशनल की बात करता हूँ। ठीक है, दो कैटेगरीज बना लेते हैं हम। सब कुछ भी पढ़ने से पहले दो कैटेगरीज बना लेते हैं। ठीक है, बताता हूँ मैं किस लिए। हमने बात की कि जो कसर होती है उसको नातक अदद बोलते हैं। कसर को क्या बोलते हैं? नातक अदद। अब कसर दो तरह की होती है। एक होती है फ्रैक्शन कॉमन, जिसको हम बोलते हैं आम, कसरे आम। उसको मैं लिख देता हूँ इधर कसरे आम, यानी बटा आम। उर्दू में लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। कॉमन फ्रैक्शन, और इसकी उर्दू बनेगी कसरे आम। एक तो हमने जो बटा होता है कसरे आम, उसकी शक्ल में बताना है कि नातक अदद कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। और दूसरा इसी के साथ इन्हीं स्टेप्स के ऊपर या इसी के वज़न के ऊपर अगर हम बात करें तो वो होगी डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल को बोलते हैं कसरे इशारिया। आम नहीं बोलते बल्कि कसरे इशारिया बोलते हैं। आम को कॉमन कहा जाता है। दूसरा हमने नातक और गैर नातक जो बताने हैं वो इशारिया वाली शक्ल में बताने हैं। एक दफ़ा फिर से मैं रिवाइज़ करता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो असल में है क्या? वो ये है कि हमने रियल नंबर्स तक पहुँचना है नातक और गैर नातक को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अब नातक क्या होते हैं, गैर नातक क्या होते हैं? तो जब मैं नंबर लाइन के बारे में आपको बता रहा था, मैंने कहा कि ये जो सही आदाद हैं ये वाले, ये तो सही जो हो गए, बट इनके दरमियान में बेशुमार नंबर्स छुपे होते हैं कि जिनको हम हकीकी अदद तो बोलते हैं,
लेकिन हकीकी की फिर मज़ीद दो कैटेगरी बन जाती हैं। इनके दरमियान में दो तरह के नंबर छुपे हुए हैं, किसी भी दो सही अदद के दरमियान में ले लें, बेशक वो नेगेटिव हो बेशक वो पॉजिटिव हो। और वो जो दरमियान में दो कैटेगरी छुपी हुई हैं उनमें एक को नातक बोलते हैं और एक को गैर नातक बोलते हैं। हत्ता कि अगर मैं थोड़ा सा और आपको बता सकूं, हत्ता कि ये देखें, ये मिसाल के तौर पे एक नातक है और दूसरा ये नातक है। इन दो नातक आदाद के अंदर भी इन दो के, ये जो मैंने अभी डॉट यूज़ किए हैं, इनके अंदर भी बेशुमार नातक आदाद मौजूद है और एक नातक से दूसरे नातक के दरमियान में, इनके दरमियान में बेशुमार गैर नातक आदाद मौजूद है। ये थ्योरम्स हैं जो कि आपने अगली क्लासेस के अंदर पढ़ने हैं। खैर, अब जो दरमियान वाले नंबर हैं वो उनकी शक्ल दो तरह से हो सकती है। एक तो वो कसरे आम की शक्ल यानी बटे की शक्ल में हो सकती हैं, दूसरा ये मैंने राइट साइड पे लिखा वो इशारिये की शक्ल में हो सकते हैं। अगर कसरे आम की बात करें तो उसकी तारीफ़ ये ऊपर लिख दी है कि वो बटे में लिखे जा सकते हों, और साथ शर्त भी बता दी है कि बटे के नीचे सिफर नहीं होना चाहिए, बटे के ऊपर नीचे सही अदाद होने चाहिए। तो फिर तो इंतहाई आसान काम हो गया। इंतहाई आसान कैसे हो गया कि कोई भी नंबर जिसको कि मैं लिखूं 5/7 फॉर एग्ज़ाम्पल, 8/9 फॉर एग्ज़ाम्पल, हत्ता कि मैं 5 ही लिख देता हूँ, मैं सिफर लिख देता हूँ, मैं -10 लिख देता हूँ, मैं -15 लिख देता हूँ, मैं -1000 लिख देता हूँ। ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और ये नंबर्स कहाँ से लिए हैं? ये सेट ऑफ इंटीजर्स या सही आदाद के सेट में से उठा लिए हैं। अब देखें, पहला जो नंबर आपको नज़र आ रहा है इसमें पी की कीमत तो 5 है और क्यू की कीमत 7 है। ये भी सही अदद है, ये भी सही अदद है, दोनों सही हैं, लिहाजा ये मिल के एक नातक अदद बन गया। इसमें देखें, ऊपर पी नीचे क्यू, ये एक नातक अदद बन गया जिसको रैशनल बोलते हैं इंग्लिश में। अब 5 है, 5 को तो आप देखेंगे आप कहेंगे कि इसका बटा नहीं है, लेकिन जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 आप यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा ये पी 5 है, क्यू इसमें 1 है, ये नातक बन गया। अब ये पी ऊपर 0 है नीचे 1 है, नीचे 0 होता तो इम्पॉसिबल होता, हम ना बता सकते, लेकिन क्योंकि बटे के ऊपर 0 है और नीचे 1 है, लिहाजा ये भी एक नातक अदद है, ये भी एक नातक है, ये भी नातक है, ये भी नातक है। हमें पता चला कि ऐसे नंबर्स के जिनका बटा नहीं होता लेकिन अगर वो सही हों तो हम उनका बटा 1 फ़र्ज़ करके उसको नातक बना सकते हैं और वो नातक ही होता है। ये तो कसरे आम की बात होगी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक मिसाल और भी देता हूँ। ये तमाम नातक आदाद हो गए, लेकिन साथ साथ मैं एक इर्रेशनल की मिसाल देता हूँ। ये रैशनल थे। इर्रेशनल की मिसाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 5/7। अब देखें, ये दोनों हैं तो सही अदाद, लेकिन अगर ऐसा हो जाए सही अदाद का जज़र आ जाए, अब ये, जी बिल्कुल आप सही समझे, नातक नहीं रहा, अब ये गैर नातक बन गया। ठीक है, बात हम कर रहे हैं कसरे आम की, बटे वालों की। अब ये बटे वालों में ऐसी मिसाल है कि जो है तो बटा, लेकिन ये, जी बिल्कुल सही समझे आप, ये गैर नातक है, इर्रेशनल है। क्यों इर्रेशनल है? क्योंकि इर्रेशनल के लिए ये जो ऊपर आ गया 5 का जज़र, ये इसको इर्रेशनल बना रहा है। हालांकि 5 तो पी है और ये क्यू भी है, लेकिन ये पी इंटीजर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जज़र आ गया। इंटीजर्स तो वो होते हैं जो सही आदाद होते हैं, जैसे नंबर लाइन पे हमने देखा, जज़र की वजह से वो सही अदद नहीं रहा, लिहाजा ये एक गैर नातक अदद है, नातक नहीं है। इसके साथ एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं। मैं लिखता हूँ 8/जज़र, हाँ जज़र 9, सॉरी जज़र 10 कर लेते हैं, 9 वाली एग्ज़ाम्पल मैं बाद में आपको करवाता हूँ। ठीक है, ये भी एक गैर नातक अदद है। इसी तरह जज़र के अंदर अगर मैं लिख दूँ 8
गैर नातक अदद है। बेशक इसका बटा आप 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये गैर नातक अदद है। इसी तरह मैं लिख दूँ जज़र 12, ये एक गैर नातक अदद है। 1 बटा जज़र 12, ये एक गैर नातक अदद है। मैं लिख देता हूँ 17 बटा जज़र 17, ये भी एक गैर नातक अदद है। तो इन सारे बातों से हमें पता चला कि ऐसी रकम जिसके अंदर जज़र आ जाए, जिसके अंदर जज़र आ जाए, वो गैर नातक बन जाती है। लेकिन अगर जज़र के अंदर मुकम्मल मुरब्बा आ जाए, जज़र के अंदर मुकम्मल मुरब्बा आ जाए, तो फिर वो नातक होती है। कैसे? देखें, 4 का जज़र लें, ठीक है, ये 2 आएगा, तो 2 तो एक नातक अदद है। क्यों? 2 को ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह 9 जज़र 9, जो मैंने इधर से रेज़ किया था, इसी वजह से रेज़ किया था कि ये एक नातक अदद है। क्यों? कि 3 बटा 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 16 है, ये 4 होता है, इसको 4 बटा 1 लिख सकते हैं। तो पता चला कि जज़र के अंदर जब भी जज़र आ जाती है वो गैर नातक अदद बनाती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है कि जब जज़र के अंदर मुकम्मल मुरब्बा बन रहा हो, तो क्योंकि वो रकम जज़र से आज़ाद हो जाती है, इसलिए फिर वो गैर नातक नहीं रहती, वो नातक बन जाती है। बाकी हर केस के अंदर जज़र गैर नातक बनाएगा। ये जो नीचे वाले हमने पार्ट किया है, ये गैर नातक था क्यू प्राइम से रिलेटेड, और जो ऊपर हमने मिसालें की हैं ये नातक था जिसको रैशनल बोलते हैं। और ये वो तमाम केसेस थे जो कसरे आम से या बटे से मुतल्लिक थे। अब हम आ जाते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर क्या है? इशारिया इन्वॉल्व होगा, कसरे इशारिया। अब होगी तो कसर वाली रकम, क्योंकि इशारिया कसर को ज़ाहिर करता है, फ्रैक्शन को ज़ाहिर करता है। लेकिन कैसी कसरे इशारिया? सबसे पहले तो इसकी टाइप्स पढ़ लें हम। सबसे पहले होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट आपने गेम खेली होगी, उसमें आखिर में आता है टर्मिनेट। जब आपका कोई वो साथी या जब स्टेज ख़त्म हो रही होती है या ख़त्म हो जाते हैं, आप खेलते खेलते एक्सपायर होते हैं, तो उस वक़्त आ जाता है टर्मिनेट का लफ्ज़। बंदा एक्सपायर हो गया जी, जो मार रहा था गेम में। टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म, यानी गेम ख़त्म हो रही है, टर्मिनेट। अब हम बात कर रहे हैं डेसिमल की, इशारिये की। तो इशारिये में टर्मिनेट का क्या मतलब? इशारिये में ये मतलब कि जब हम किसी रकम को तक़सीम कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको रिलेट करूँगा पीछे जो हमने बटे वाली रकमें पढ़ी हैं। अगर मैं किसी रकम को लिखता हूँ, यानी मैं लिख के देता हूँ 17/5, ठीक है, ओके, मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर 18/4। अब ये ऐसे बटे हैं कि जब हम इनको तक़सीम करेंगे ना, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये पूरे पूरे तक़सीम हो जाएंगे, यानी इशारिये के बाद रकमें ख़त्म हो जाएंगी। मैं इसकी मिसाल अगर यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँ, तो 17/5 है, तो मैं 17 को तक़सीम के साइन के अंदर रखता हूँ, 5 पे तक़सीम करता हूँ, 5 3 15, 2 बाकी, इशारिया लगा 20, और 5 4 20। तो आपने देखा कि जो 17/5 था, ये जब बटे में कन्वर्ट हुआ, बटे से जब हमने इसको इशारिये में कन्वर्ट किया डेसिमल फ्रैक्शन में, तो ये 3.4 आ गया, जो कि ख़त्म हो चुका है इशारिये के बाद। इशारिये के बाद ऐसा नहीं हुआ कि आप इशारिया लगाते जा रहे हो, आगे चलाते जा रहे हैं, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बल्कि टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। इस शक्ल को देखें तो ये तो वही है जो हमने लेफ़्ट साइड पे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये तो कसरे आम है। ऊपर पी की कीमत है, नीचे क्यू की कीमत है, और ये भी सही, ये भी सही, फिर ये मिलके बन गया नातक अदद। लेकिन इसकी जो दूसरी शक्ल होती है रिप्रेजेंटेशन, वो होती है इशारिये वाली, डेसिमल वाली। अब इशारिये में भी ये देखें, ये ख़त्म हो गया इशारिये के बाद। ऐसी कसरे इशारिया जो इशारिये के बाद तक़सीम करते हुए ख़त्म हो जाए कुछ हिंसों के बाद, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब जो टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन होती है, ये हमेशा रैशनल होती है, ठीक है, नातक होती है।
इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बस ये नातक होती एक केस होगा, जो गैर नातक होगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ दूसरी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा था 18/4, ठीक है। इसको तकसीम करके देखते हैं कि भाई ये हमें कौन सी टर्मिनेट वैल्यू बताती है। 4 4 16 होता है, 2 बाकी, और ये 20, और ये 4 5 20। तो ये देखें 4.5 और ये होगी टर्मिनेट, यानी इसने हमें खपाया नहीं है, इशारे के बाद चलती नहीं जा रही, तो ये टर्मिनेट होगी। तो जो टर्मिनेट हो जाया करती है वो नातक अदद होती है। ठीक हो गया। ये बाद में मैं समराइज़ करूँगा ना, उस वक्त साथ लिख दूँगा। सिर्फ एक केस ऐसा बनेगा जो गैर नातक होगा, इसलिए मैं साथ अभी नहीं लिख रहा। टर्मिनेट के बाद एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, जैसा कि इसके नाम के अंदर ही आ रहा है, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब ख़त्म होना, नॉन का मतलब नहीं। तो ऐसी रकम जो ख़त्म ना हो, ऐसी रकम जो इशारे के बाद ख़त्म ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मशहूर व मारूफ जो मिसाल है वो मैं आपको बताता हूँ। 10/3, आप 10 को अंदर रखें, 3 पे तकसीम करना सीखें, तो 3 3 9, 1 3 3 9, फिर एक इशारिया लगा 0, फिर 3 3 9। आप सारी ज़िंदगी बैठे रहें, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं 3.333 एंड सो ऑन। ऐसी तकसीम या ऐसी कसर जिसको तकसीम करते हुए हमें इशारिये के बाद कोई टर्मिनेशन ना मिले या वो टर्मिनेट ना हो, दैट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर फिर दो इसकी टाइप्स बन जाती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स बन जाती हैं। अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक होती है रिकरिंग। अच्छा, इन सब की उर्दू भी मैं आपको बता दूंगा। एक दफ़ा आप थोड़ा सा हौसला करके समझ लें कि मैं जिनकी इंग्लिश लिख रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी उर्दू मीडियम वालों के लिए मैं इसके साथ मज़ीद उर्दू लिखता जाऊँगा, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद इसको कहते हैं रिकरिंग। इसकी एक टाइप कौन सी है? रिकरिंग, री अकरिंग या रिकरिंग, और दूसरा है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, ठीक हो गया, ओके। अब देखें, जो नातक आदाद इस तरह के होंगे कि आप उसको तकसीम करें और वो इशारिये के अंदर कुछ भी नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट कर रहे हों। जैसे इसमें सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है, 3 रीअकर हो रहा है, यानी बार बार आ रहा है, दोबारा आ रहा है। अगर इसकी उर्दू मैं साथ में अभी से लिख दूं तो इसको बोलते हैं मतवाली, और इसको कहते हैं गैर मतवाली, ठीक है। और जो टर्मिनेट होती है ये होती है मुख्ततम, ख़त्म होने वाली, और इसको कहते हैं गैर मुख्ततम, नॉन टर्मिनेटिंग को। अच्छा, मतवाली के बारे में बात कर रहे हैं कि जो रीअकर हो, दोबारा हो, तो उसकी मिसाल तो आपके पास सामने दी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया कि 3 3 3, यानी इशारिये के बाद रकम ख़त्म भी ना हो, ख़त्म ना होने की वजह से नॉन टर्मिनेट उसका नाम बन गया, और दोबारा बार बार आने की वजह से उसका नाम रिकरिंग बन गया। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अगर इस तरह का कोई केस बन जाता है, एक मैं और मिसाल यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप तकसीम करना चाह रहे थे और ये बन गया 0.252525। तो इस तरह का जो नंबर होगा ये भी रिकरिंग है। और इसके अलावा मैं लिखता हूँ 7.425 425 425, ये भी ख़त्म भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, और दोबारा दोबारा आ रहा है 425 425। सो ये बन गया रिकरिंग। अब इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं आप ऐसे, 3 पॉइंट, जो चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, रीअकर हो रही है, उसके ऊपर बार लगा दें,
0.25, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7.425 लें जी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि जो टर्मिनेट हो जाए वो भी नातक, जो टर्मिनेट ना हो और बार बार उसमें ब्लॉक रिपीट हो रहा हो नंबर का, वो भी नातक। सिर्फ एक केस ऐसा है कि जिसमें 2 दफ़ा नॉन आ रहा है। उर्दू में देखें तो 2 दफ़ा जिसमें गैर आए, यानी वो इशारे के बाद ख़त्म भी ना हो और उसमें कोई नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट भी ना हो। मिसाल कैसे? मिसाल मैं आपको देता हूँ, पाई की मिसाल ले लेते हैं। जो पाई की कीमत है पाई 3.1415926 एक्सेट्रा, ये चलती जा रही है। इसमें कोई नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा पाई का। अब आप सोच रहे होंगे पाई की कीमत तो 22/7 होती है। गलत। पाई की कीमत कभी भी 22/7 नहीं होती। क्यों? हैरानगी हुई? हैरान होने की बात नहीं है। पाई की कीमत जब भी आप पढ़ेंगे, मैं इस साइड पे लिखना पसंद करूँगा, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ताकि ये अलग कैटेगरी के तौर पे मौजूद रहे, और इस कैटेगरी को हम बोलेंगे क्यू प्राइम। अब जो बात मैं कर रहा हूँ पाई के बारे में, वो इधर जगह थोड़ी खाली थी इसलिए मैंने ये जगह सेलेक्ट की। पाई जब भी आप देखेंगे ना, पाई 22/7 लिखा होगा, सॉरी 22/7 लिखा होगा, तो दरमियान में इक्वल नहीं होगा बल्कि इक्विवेलेंट का साइन होगा। ये वाला निशान दरमियान में दिया होगा और इसका मतलब हरगिज़ बराबर नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि पाई की कीमत 22/7 नहीं होती, बल्कि पाई की कीमत होती है 3.1415926 एक्सेट्रा। इस तरह से ये कंटिन्यू है, ये ख़त्म नहीं होती। और पता है कहाँ तक ख़त्म नहीं होती? 2023 आ गया, 2022 के आखिर में एक रिसर्च हुई थी, उसके अंदर ये जो नंबर ऑफ ब्लॉक है ये सुपर कंप्यूटर ने चेक किया था, और पता है कितने डिजिट तक चेक किया था? ये मैं लिख रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है मेरे बताने से आपको हैरानगी हो। सुपर कंप्यूटर ने 83 ट्रिलियन हिंसों तक चेक किया। सुपर कंप्यूटर ने 83 ट्रिलियन डिजिट्स तक चेक किया इशारिये के बाद, तो कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा था। लेकिन जो 22/7 होता है, इसको आप देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। 22/7 में नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। गो के इसकी वैल्यू 3.14 ही आती है, शुरू वाले जो डिजिट्स हैं। 15 भी आई थिंक आ जाती है, लेकिन उसके बाद जो हिंसे होते हैं उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट होता है। पाई का नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट होता है ये 22/7 का। लेकिन जो मैं आपको पाई की असल कीमत बता रहा हूँ ये वाली, इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट नहीं होता। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, जिस वजह से ये बन जाती है इर्रेशनल या गैर नातक। जबकि जो 22/7 है वो ये वाला जो केस हमने पढ़ा, ये जो केस पढ़ा कि नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट होती हैं, तो 22/7 में कुछ हिंसों के बाद जाके नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी ये जो पहली टाइप पढ़ी है ना, ये वाली, ये कसरे आम वाली जो टाइप पढ़ी है, ये टाइप, ठीक है, ये उस पर भी पूरा उतर रही है। देखें कैसे कि ऊपर पी है, उसकी वैल्यू 22 है, नीचे क्यू है, तो ये p/q कसर की शक्ल में लिखी कसरे आम, तो ये तो यहाँ ही बात ख़त्म होगी कि ये एक रैशनल नंबर है, नातक का तहत है। लेकिन अगर आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जाएं इशारिये वाली में, तो फिर इशारिये वाली में ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है 22/7, ठीक है। और फिर आप सोचेंगे कि भाई फिर हमें पढ़ाया क्यों गया 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर पाई की कीमत 22/7? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बराबर नहीं है बल्कि ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट किसको कहते हैं? जब आप
राउंड ऑफ करते हैं किसी चीज़ को, तो वो हकीकत में 3.99994 नहीं होता, लेकिन आप उसको आसानी के लिए 4 कंसीडर कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसी तरीके से जब आप कैलकुलेशंस करते हैं ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में, तो वहाँ पे आपने ये वैल्यूज़ कैंसिल करने के लिए दूसरी रकमों के साथ ये जो 3.14 होता है ना पाई, ये वाला पाई जो ये वाली कीमत पाई की, इसके करीब तरीन कोई ऐसी रकम चाहिए आपको जो बटे में हो। क्या बात कर रहा हूँ मैं? इस पाई वाली जो असल कीमत है, इसके करीब तरीन आपको एक ऐसी रकम चाहिए जो बटे में लिखी जा सकती हो। तो इसके करीब तरीन यानी यहाँ तक जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ तक जो हम लिख सकते हैं वो 22/7 होती है। इसलिए हम पाई के बजाय 22/7 इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान रहे और हम अपनी कैलकुलेशन को आसानी के साथ सर अंजाम दे सकें। तो याद रखिएगा कि जो पाई होती है ये बजाते ख़ुद गैर नातिक है और 22/7 एक नातिक है, और ये दोनों एक चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के करीब तरीन हैं, बराबर नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ई। अब ई क्या होता है? ई नेचुरल लॉग की बेस है। आप कहेंगे कि भाई नेचुरल लॉग की बेस हमने तो नहीं पढ़ी, तो जो चैप्टर नंबर 3 आएगा 9th क्लास का, उसमें हम लॉगार्थम पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ लॉगार्थम, हाउ टू फाइंड लॉगार्थम, ये तमाम टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करना है, और वहाँ पे हम देखेंगे कि बेस क्या चीज़ होती है, लॉगार्थम क्या चीज़ होता है, पावर क्या चीज़ होती है, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। वहाँ पे ई आएगा। ई की वैल्यू आप एक दफ़ा सिर्फ ये याद रखिए 2.71, ये कंटिन्यू है, इसमें कोई नंबर ऑफ़ ब्लॉक इशारे के बाद रिपीट नहीं होता और ना ही ये कभी ख़त्म होती है। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई। तो काम की बात जो है, यहाँ से हमें जो नतीजा अखज़ हुआ वो यही नतीजा अखज़ हुआ कि भाई जिसमें 2 दफ़ा नॉन आ जाए, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इशारिये के केस में सिर्फ ये एक ही ऐसी केस है कि जिसके अंदर गैर नातक अदद बनता है, ये गैर नातक है ये वाले, और इशारिये के बगैर अगर बात करें तो ये वाले गैर नातक है बटे के अंदर देखें तो। ठीक है, इसमें एक जज़र वाले मैंने एग्जांपल दे दी हैं, ये बेशक वो बटे के ऊपर जज़र हो या बगैर बटे के हो तो वो गैर नातक होगा। सिर्फ एक केस जज़र वाला नातक होता है कि जब जज़र के अंदर मुकम्मल मुरब्बा बन जाता है उस वक़्त वो नातक होता है, अदरवाइज़ वो गैर नातक होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो नातक और गैर नातक के बारे में था। अब जो नंबर ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, बेशक वो नातक हो या गैर नातक हो, वो कसरे आम हो या वो कसरे इशारिया हो, कोई भी नंबर हो वो रियल नंबर कहलाता है, हकीकी अदद। अब मैं सारे टॉपिक से कंक्लूड करके इधर एक बात लिख देता हूँ जो कि हमारे आज के लेक्चर का हासिल है, और वो क्या है? वो है कि जो रियल नंबर होता है, हकीकी अदद, रियल नंबर, दिस इज़ यूनियन ऑफ नातक एंड गैर नातक। यानी बेशक कोई नंबर नातक हो या गैर नातक हो, वो हकीकी अदद कहलाता है। ये बात $1,000,000 बात है। ठीक है, आपने इसको पल्ले बांध लेना है इस बात को कि कोई भी दुनिया का नंबर जो नातक हो या गैर नातक हो वो हकीकी ज़रूर होता है, और वो कहाँ पे मौजूद होता है उसको समझने के लिए नंबर लाइन के ऊपर जो गिनती होती है पूरी पूरी सही सही, उनके दरमियान में मौजूद होते हैं। कितने होते हैं? बेशुमार होते हैं। सारी ज़िंदगी बैठे रहें, सारी ज़िंदगी आप तो सही आदाद के दरमियान में ना नातक आदाद की गिनती बता सकते हैं कितनी है, ना गैर नातक आदाद की। हत्ता कि जो मैंने ये निशान लगाया था ये वाला 2 और 3 के दरमियान, 2 नातक आदाद के दरमियान में कितने नातक हैं आप ये भी नहीं बता सकते। 2 नातक अदाद के दरमियान में कितने गैर नातक अदाद छुपे हैं आप ये भी नहीं बता सकते। मुझे एक बात याद आ गई यहाँ से, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जो चेयरमैन है,
डॉक्टर अब्दुल सलाम वाली चेयर पे जो बैठती हैं, उन्होंने बताया था कि मैथमेटिशियन कभी भी अल्लाह का इनकार नहीं कर सकता। फ़िज़िक्स वाले कर सकते हैं और करते हैं, दहरिये बन जाते हैं, लेकिन जो मैथमेटिशियन होता है वो कभी भी अल्लाह की ज़ात का इनकार नहीं कर सकता। क्यों? कि आप मैथमेटिशियन से पूछें कि 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर हैं, वो आपको बताएगा कि बेशुमार नंबर है। आप उससे सिर्फ इतना पूछ लें कि 1 के फ़ौरन बाद कौन सा नंबर आएगा, 1 के फ़ौरन बाद कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर लाइन है भाई, और आप बता दें 1 के बाद फ़ौरन इधर कौन सा नंबर आएगा। आप में से कुछ सोच रहे होंगे 0.1, गलत। कोई सोच रहे होंगे 0.01, गलत। कोई सोच रहे होंगे 0.001, गलत। कोई सोच रहे होंगे 0.0000000000, सारी ज़िंदगी 0 करते रहें, वो नंबर नहीं आप बता सकते कि जो 1 के फ़ौरन बाद आएगा, या 1.0, 1.001, यानी 0 और 1 किसी भी 2 नंबर्स के दरमियान में आप नंबर नहीं बता सकते कि इनके फ़ौरन बाद वाला नंबर कौन सा है। रियाज़ीदान कहेगा भाई है तो सही वो नंबर, लेकिन माज़रत मैं बता नहीं सकता कि वो नंबर कौन सा है। सर मुजाहिद कहते थे बिल्कुल इसी तरह मुसलमान कहेगा अल्लाह है तो सही, हर जगह मौजूद है अल्लाह की ताकत, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता कि अल्लाह ताला कहाँ पे है। हर जगह पे अल्लाह मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आता। तो उनकी बातें बहुत अच्छी होती थी। टॉपिक के हिसाब से मुझे याद आ गई, मैंने सोचा आपको बता दूं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रियल नंबर्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं इन्हीं जो नातक और गैर नातक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं, हम वो देखते हैं कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे उनका आंसर करना है। 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। पहला पार्ट है जज़र 3। ठीक है, जो कसरे आम वाली हमने कैटेगरी पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, उसमें देखें जो जज़र 3 है, मैंने आपको बताया कि जज़र वाली कोई भी रकम आ जाएगी वो गैर नातक या इर्रेशनल होगी, सिवाय उस जज़र वाली रकम के कि जो मुकम्मल मुरब्बा बन रही हो। तो 3 तो किसी का मुकम्मल मुरब्बा नहीं होता, लिहाजा ये इर्रेशनल है, गैर नातक है। 1/6 में आ जाते हैं। 1/6 ये लिखा हुआ है P बटा Q, ऊपर भी सही अदद है, बटे के नीचे भी सही अदद है, दोनों कंडीशंस पे पूरा उतर रहा है, सही भी है P और Q, और दूसरा ये है कि बटे के में 0 भी नहीं है, लिहाजा ये एक नातक अदद है। पाई के बारे में काफ़ी ज़्यादा हमने बात की, काफ़ी डिटेल से बात की, सो दिस इज़ इर्रेशनल नंबर। 15/2 की बात करें तो 15/2 P/Q की शक्ल है, लिहाजा दिस इज़ रैशनल नंबर। और इसकी बात करें 7/2 की, तो क्योंकि इसमें इशारिया आ गया तो हमने डेसिमल फ्रैक्शन वाली जो बात की थी कि अगर टर्मिनेट हो जाए, इशारिया के बाद रकम ख़त्म हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड रैशनल, सो दिस इज़ रैशनल, नातक है। और ये आ गया जज़र वाली रकम फिर से, जैसा कि ये वाली थी। जज़र के अंदर जो भी रकम होगी वो गैर नातक बनाएगी, सिवाय एक केस के कि अगर मुकम्मल मुरब्बा हो तो, लिहाजा दिस इज़ ऑल्सो इर्रेशनल नंबर बिकॉज 29 मुकम्मल मुरब्बा नहीं होता। तो ये था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम अपना जो टॉपिक है वो देखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अल्लाह हाफिज़।